नमस्कार। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित मातोश्री मीनाताई ठाकरे शिल्पग्राम उद्यान से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का ये जो शो है हम आपके लिए यहीं से लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन्स पर जो लाइट शो है वो यहाँ पर शुरू है। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ हैं जो इस 13.5 एकड़ के गार्डन में फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी देख रेख BMC करती है। तो आज का शो यहीं से लेकर आ रहे हैं और शो की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि PM मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया और बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान और चीन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी हालत में आतंकवाद को रोकना होगा। PM मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। सतर्क रहना होगा कि अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का इस्तेमाल कोई देश अपने स्वार्थ के लिए न करे। जो लोग आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक टूल के तौर पर कर रहे हैं वे समझें कि आतंकवाद उनके लिए भी बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री ने चीन को भी निशाने पर लेकर कहा कि हमारे समंदर हमारी साझी विरासत है। ये ध्यान रखना होगा कि हम समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल करें लेकिन गलत इस्तेमाल न करें। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा भी है। समुद्र को विस्तारवाद की होड़ से बचा कर रखना होगा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुए शूटआउट के बाद अब दिल्ली की जेलों में गैंगस्टरों के बीच गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं इस घटना के विरोध में शनिवार के दिन दिल्ली के सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रहा। रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को कोर्ट रूम के अंदर दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी मारा गया। पुलिस ने उसकी हत्या करने वाले दोनों शूटरों राहुल और जगदीप उर्फ जग्गा को वहीं ढेर कर दिया। अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम शनिवार को रोहिणी कोर्ट पहुंची और शूटआउट की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा शॉकिंग था और इससे अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि अगर क्रिमिनल अंदर घुस के कोर्ट रूम में घुस के ये हरकत कर सकते हैं तो आम शहरी इससे टेरराइज है और उससे सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न है। इस घटना के विरोध में शनिवार को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रहा। दिल्ली बार काउंसिल के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मुलाकात कर जिला अदालतों में सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की। आगे ऐसा ना हो उसके लिए वो क्या अपग्रेडेशन कर रहे हैं सिक्योरिटी का, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उन्होंने एक फर्दर एश्योरेंस दिया है कि सरकारी तंत्र से जो सहायता चाहिए इस सिक्योरिटी अपग्रेडेशन में वो सरकार से भी HMA में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी एक सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ चाहे सीनियर एडवोकेट हो चाहे कोई भी एडवोकेट हो सबकी फ्रिस्किंग होती है और हाई कोर्ट में भी है, तो वाई नॉट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं लगता और अभी हम शॉर्टली बार एसोसिएशन से भी मीटिंग कॉल करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे। वी विल डेफिनेटली कोऑपरेट और विल मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल द एडवोकेट्स फॉर फ्रिस्किंग। आशंका है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद अब जेलों में गैंगवार हो सकती है। उसकी हत्या करने वाले दोनों शूटर टिल्लू गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर टिल्लू
दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। टिल्लू और गोगी गैंग की कई गुर्गे दिल्ली की जेलों में बंद हैं। इसलिए दोनों गैंगों के बीच गैंगवार की संभावना को देखते हुए दिल्ली की तीनों जेलों तिहाड़, मंडोली और रोहिणी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोगी के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या चाहते हैं जी, देखो कार्रवाई हो इस मामले में। ये करते हैं एक आदमी मारे गए, किसके आदमी थे कौन। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच गोगी का उसके गांव अलीपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। टिल्लू और गोगी दोनों जेल में रहकर अपना गैंग चला रहे थे। बीते 8 सालों में दोनों के बीच हुए गैंगवार में 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब गोगी मारा गया है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि कहीं गोगी गैंग के गुर्गे टिल्लू पर जेल में हमला न कर दें। इसी को देखते हुए जेल में सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई से सटे डोंबिवली में एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप में पुलिस ने 33 में से 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो वहीं अब प्रशासन इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई से सटे डोंबिवली इलाके के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के मामले की जांच जारी है। शुक्रवार देर रात तक यहां नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। तो बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर, स्थानीय सांसद श्रीकांत शिंदे और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। बीजेपी ने इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए। तो वहीं सरकार का कहना है कि मुंबई बलात्कार के बाद जिस तरह जांच को फास्ट ट्रैक किया गया, ठीक उसी तरह इस मामले में जल्द से जल्द न्याय दिलाए जाने की कोशिश की जाएगी। जब बार बार घटना घटती है, इसका मतलब हम सरकार का कोई ध्यान नहीं, पुलिस का कुछ दरारा अभी पहले सरीका नहीं रहा और ये बहुत चिंताजनक बात है। 4-5 लोग अभी भी फरार है, तो उनको भी पकड़ने की कार्रवाई जो है वो पुलिस जल्द से जल्द करेगी और इसमें भी जो भी कार्रवाई हो वो कड़क कार्रवाई जो है वो पुलिस करेगी। यहाँ पर वही हमने यहाँ पर निवेदन दिया है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं जिसमें उनकी कोई बचने की गुंजाइश ही नहीं होगी, सज़ा पक्की होगी और जल्दी होगी। जिस तरीके से पिछले केस के अंदर हमने फास्ट ट्रैक किया था, अभी हम बाकी की ब्रीफिंग जॉइंट कमिश्नर से लेके इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सरकार विचार करेगी। मामले में कुल 33 में से 29 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। सभी आरोपियों की उम्र 16 से 25 के बीच की है और 2 आरोपी 30 और 32 साल के हैं। सभी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। किसी का कोई सियासी संबंध अब तक पुलिस को नहीं मिला है। पीड़िता ने खुद सभी आरोपियों के नाम लिए हैं, वो उन्हें जानती थी। फिलहाल वो अस्पताल में है और बेहतर स्थिति में होने पर उसका एक बार फिर से बयान लिया जाएगा। इस मामले में कोई ड्रग्स एंगल है या नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक जांच की जाएगी और सभी आरोपियों के फ़ोन जब्त किए गए हैं, लेकिन अब तक वो वीडियो नहीं मिल पाया है जिसके जरिए वो पीड़िता को ब्लैकमेल करते थे। राज्य में इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस वजह से पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बना हुआ है। सरकार भी चाहती है कि विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाने से पहले पुलिस इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस अधिकारियों की माने तो अब भी इस मामले में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सीबीआई ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच शुरू कर दी है। आज एजेंसी की टीम बाघंबरी गद्दी मठ के अंदर पहुंची और वहां का बारीकी से जायजा लिया। इस टीम ने प्रयागराज के बड़े पुलिस अफसरों और मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम से भी बात की है। सीबीआई को हरिद्वार के उस शख्स की तलाश है जिसने नरेंद्र गिरी को इस बात की जानकारी दी थी कि उनका शिष्य आनंद गिरी उनकी वीडियो वायरल करने वाला है। सुसाइड नोट में वीडियो वायरल करने और बदनामी वाली बात का जिक्र है। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है।
पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के 108वीं जयंती पर हरियाणा के जिंद में इंडियन नेशनल लोकदल ने सम्मान दिवस महारैली का आयोजन किया। इस रैली में INLD सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, JDU महासचिव KC त्यागी शामिल हुए। इसके अलावा चौंकाने वाली एंट्री बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की थी। चौटाला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि साजिशन उन्हें 10 साल के लिए जेल भिजवाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में अगली सरकार INLD की ही बनेगी। किसानों के मसीहा सरदार प्रकाश सिंह बादल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने किसानों के इस बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। खेती कानूना दे अंदोलन नू अज लगभग 1 साल होने जा रहा है। इस अंदोलन नू 700 किसानां ने अपनी शहीदी दिती है। केंद्र विच बैठी जालिम सरकार दे कन्ना जू नहीं रेंग रही, एक खामोशी है। इंज लग रहा है जिवें सत्ता विच बैठे राजे दा जमीर मर गया है। किसानां ने 27 सितंबर नू भारत बंद का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी अते अरविंद केजरीवाल जी इस बंद के हक च खड़े हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जब से जातिगत जनगणना कराने में असमर्थता जताई है, तब से बिहार में बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन उन्हें इस बात की राहत जरूर है कि बीजेपी छोड़ बाकी सभी पार्टियां उनके समर्थन में हैं। इन दिनों बिहार भाजपा में कोई कार्यक्रम हो, लेकिन नेताओं से सवाल मात्र जातिगत जनगणना पर पूछे जाते हैं। इन नेताओं की मजबूरी है कि उन्हें केंद्र सरकार ने जातियों की गणना ना कराने के जो कारण गिनाए हैं, उसको ये दोहरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जाहिर किया गया तो यह साफ बताया गया कि 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग हुई है। अगर 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग SECC डाटा में हुई है तो कैसे 4,28,000 कॉलम करके किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। प्रैक्टिकल बहुत लोगों ने अपनी जाति में फिर OBC नहीं लिखा, तो उससे जाहिर बात है कि बहुत लोगों की OBC की भी संख्या घट सकती है। बहुतों को इस तरह का भी कंफ्यूजन है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं, तो फिर क्या मामला है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति। इन नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन विपक्ष ने केंद्र के इनकार के बाद आक्रामक रुख अपनाया है। तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और नीतीश कुमार से जल्द अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा। उन्होंने देश के 33 अलग अलग नेताओं को इस मुद्दे पर पत्र भी लिखा। इसके बाद नीतीश कुमार के सहयोगी भी अब भाजपा के खिलाफ मुखर हुए हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व ले लिया है, तो दूसरी तरफ दूसरा नेतृत्व लेने का क्या सवाल है। अगर होता है तो इसका मतलब यहीं पर राजनीतिकरण हो जाएगा। अगर जातीय गणना में तो फिर ढाक के 3 पत्ते से हो जाएगी स्थिति। बहुत उम्मीद था कि जो जातिगत जनगणना देश में हो, और हमें पता चला कि अभी नहीं होना है, केंद्र सरकार की तरफ से मना हो गया है, तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं शीघ्र ही इस पर चर्चा करूंगा, मिलूंगा, और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से, अपने संसाधन से राज्य में जातिगत जनगणना करे। लेकिन राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं, ये फैसला आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है, और अब सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर होगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाडिक और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।